अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। आप जानते हैं चाय खाना की रिवायत है कि हम ऐसे मेहमानों को मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ शाखों से होता है। आज आप सेट के मंज़र से और मेरे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हमारा मेहमान है वो एक आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, और वो ख्वाब जो हम जागती आँखों देखते हैं उनको वो पेंट करते हैं। पाकिस्तान की बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, लिविंग लेजेंड, हमारा फ़ख्र, बहुत बड़ा नाम मुसव्वरी की दुनिया में, जनाब आज हमारे साथ हैं जिमी इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल सही सर, बेहद दिल खुश हो रहा है आपको देख के कि आज आप चाय खाना में तशरीफ़ लाएँ, जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि आप चाय नहीं पीते, फिर भी आप आ गए। जी, मैं फिर भी आ गया इसलिए कि आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है। जी 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 जी। और मैं जब भी आपसे मिला हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो काम है, मैंने आपके तारुफ़ में इसलिए ज़्यादा बात नहीं की कि आपको तारुफ़ की शायद ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल ये है। आपका काम बहुत मुतारिफ़ है, पूरी दुनिया में मुतारिफ़ है। तो कैसा लगता है इस लेगेसी की स्टेज पे आपको? कभी थोड़ा बहुत भी कोई गुरूर शुरूर नहीं आया, जैसे अक्सर हमारे आर्टिस्ट थोड़ा सा हो जाते हैं? असल में मैं कभी सिर्फ आर्टिस्ट बनने नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। वाह। मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन है लाइफ में वो है कि मेरे आर्ट से इंसानियत के काम आए। और दूसरी बात है कि मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल था, फैसलाबाद के जो थे। अच्छा। उनका बहुत ही करीबी डिसाइपल था। अच्छा। तो मेरी ख़ास ट्रेनिंग हुई है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। और मेरा रहना वगैरह भी बड़ा सिंपल है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट आर्टिस्ट जो हमारे मेजॉरिटी हो गए, जितना वो कमाते हो गए उतना मैं डोनेट करता हूँ चैरिटीज़ को। वाह। और मैं 90% अपनी जो होती है अर्निंग्स वो डोनेट करता हूँ। बिल्कुल। और मैं एनजीओ नहीं हूँ, मैं लोगों से नहीं कलेक्ट करता, मैं अपनी जेब से लोगों को देता हूँ। वाह। वो इसलिए देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो आपने किसी की हेल्प करनी है तो आप अपनी तरफ से करो। और इस तरीके से करो कि आप जानते हो, अल्लाह जानता है, और वो शख्स जिसकी मदद करते हो वो जानता है। तो मेरे नज़दीक वो सोशल वर्क और आर्ट। और जहाँ तक आर्ट का है वो मैंने मेहनत बहुत की है असल में। सही। मैं शुरू में जब आर्ट के कैरियर शुरू हुआ तो मैं 18 घंटे काम करता था। ये किस सन की बात है जब आपका ये कैरियर ये शुरू? 1973-74 की बात अच्छा। है। और मैं तालिब इल्म था एनसीए का। ठीक है। क्योंकि मैंने स्कूलिंग मेरी सेंट एंथनी से हुई थी लाहौर में। ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ने को कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि नहीं आप कॉलेज पढ़ो, तो मैं एफसी कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने क्लास में पढ़ाई कोई नहीं की, मैं सारा वक्त ड्राइंग करता था। अच्छा। तो मुझे प्रोफेसर आके कहते थे कि ये ड्राइंग कॉलेज नहीं है, आर्ट का नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई होती है। तो फिर मैं बाहर ग्राउंड में बैठ के ड्राइंग करता था। तो एक दिन वहाँ से कोई प्रोफेसर पास हो रहे थे, तो वो कहते थे आप काफ़ी मशहूर हो। मैंने कहा किस वजह से? वो कहते आप क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ आप ड्राइंग पे तवज्जो देते हैं और आपको परवाह भी नहीं है, आप अभी भी बाहर बैठे, क्लास लगी हुई है। तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता वो चीज़ें करने का। तो उन्होंने कहा फिर आप घर वालों को कह दो कि तुम्हें आर्ट कॉलेज में डाल दें। तो इसी तरह मैं फिर एनसीए चला गया। अच्छा। लेकिन एनसीए में भी मैं पहले डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट था। अच्छा। लेकिन मैं सारा दिन फाइन आर्ट्स के स्टूडियो में पेंट करता था। तो फिर मुझे डिज़ाइनिंग वालों ने कहा कि आप फाइन आर्ट्स में चले जाओ, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। ये ज़िंदगी ने ऐसे पहुँचाया आपको? हाँ जी। तो मैं फिर फाइन आर्ट्स में चला गया, वहाँ करता रहा। जब फाइनल ईयर चला गया, हालांकि वहाँ भी क्लास वर्क नहीं करता था। मेरे प्रिंसिपल शाकिर अली थे, बहुत मोतबर आर्टिस्ट। क्या बात है। खालिद इकबाल साहब थे, कॉलिन डेविड थे। क्लास वर्क मैं वहाँ भी नहीं करता था, मैं अपनी मर्ज़ी से करता था। तो खालिद इकबाल साहब मुझसे प्यार करते थे बहुत, मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो वो कहते ठीक है हम इसी पे आपको मार्क्स दे देंगे। तो इस तरह करते करते फाइनल ईयर में आ गया। अच्छा। फिर एक डिस्कशन हुई थी वहाँ के
आर्टिस्टों को डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गेट से अगले दिन बाहर निकल गया, मैंने डिग्री नहीं ली और मैं घर चला गया। तो मेरे वालिद ने पूछा अब क्या हुआ? मैंने कहा बस फजूल में बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देख लो। ओके। तो आई जस्ट वॉकड आउट और मैंने डिग्री नहीं ली। वाह, क्या बात है। यानी उसके बाद आप गए ही नहीं और आज तक डिग्री नहीं ली? नहीं ली। क्या? और मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जहाँ भी टॉक्स देता हूँ ना, तो मुझे पेरेंट्स कहते हैं ये ना बताया करो आप क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना डिग्री ले, तालीम पूरी करें। तो ये बात तो यानी इस बात से ये साबित हुआ कि अगर आप ख्वाब देखते हैं और किसी चीज़ की तड़प या ख्वाहिश या शिद्दत आपके अंदर है, तो वो डिग्रियों की मोहताज नहीं है, वो मतलब रिवायती तरीक़ों की मोहताज नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। जी ऐसा ही है ना? सही बात है। तो ये बड़ी मैं बड़ा इस बात को सोच के ही सोच में पड़ गया हूँ कि किस कदर आपने बड़ा फ़ैसला इतनी छोटी उम्र में लिया। दूसरी भी बड़ी रीज़न थी कि मैं जब सूफ़ी बरकत अली के पास जाता था, फैसलाबाद बहुत मशहूर है सूफ़ी साहब, तो 1979 में एकदम वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे पकड़ के अपनी गद्दी पे बिठा दिया। अच्छा। मैं वाहिद शख्स हूँ जिसको उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया है। अच्छा। उनकी पूरी लाइफ टाइम में। और वहाँ जो बच्चे कुरान पढ़ रहे थे उनको कहा कि आप कौमी तराना गाओ, तो वो गा रहे थे। जब कौमी तराना ख़त्म हो गया तो सूफ़ी साहब ने मेरे पास आए, कहते काम हो गया। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि क्या काम हो? तो उन्होंने कहा कि आपका पर्पस होना चाहिए कि आप सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करो। तो मैंने उस वक्त अपना नाम रखा सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान का नौकर। वाह। ये खिताब के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं जिस मुल्क में भी जानता हूँ ना, मैं कहता हूँ आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो कॉलेजेस में जाके या हार्वर्ड में जाके या जिंगवा यूनिवर्सिटी में जाके जहाँ भी लेक्चर दिया, मैं पहले कहता हूँ कि आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। वाह। क्योंकि आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बेशक। हालांकि मेरे सारे पेरेंट्स वगैरह अमेरिकन नेशनल है, मेरे भाई बहन, ठीक। मैं भी जा सकता था, लेकिन मैंने कभी मुल्क छोड़ा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पूरा मिशन अपना कंप्लीट करना चाहता था। ठीक। क्योंकि जो मुझे सूफी साहब ने कहा था कि मुझे खिदमत करनी है, तो मैं 48 साल से खिदमत ही कर रहा हूँ। कहीं भी नुमाइश होती है दुनिया भर में, तो मैं पहले कहता हूँ कि आई वांट टू प्रमोट पाकिस्तान, सॉफ्ट इमेज या पॉजिटिव इमेज या जैसे भी कह दो। ठीक है। क्योंकि बाहर नेगेटिव इमेज तो हमारा रोज़ाना जी हस्ब मामूल होता है जी। तो हमें फिर काउंटर करने के लिए हमें जाना पड़ता है। ठीक। हम फिर बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ऐसा भी आर्ट होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सारी बात है जो सारी उम्र में करते रहे। तो चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का इमेज बहुत मनफी रहा है, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद, तो आप दुनिया भर में गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपने ख़िताब किया, तो कभी मुश्किल नहीं आई काउंटर करने में, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं? जी आती थी मुश्किल, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की थी मैंने कि मैं जवाब सही दे सकूं। ठीक। लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्राउड में मैंने गुफ्तगू की और सवाल जवाब हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल जवाब हुए, बहुत मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, सारी दुनिया भर के मीडिया के साथ किया, तो मुझे पता है कि मैंने उनको जवाब कैसे देना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब 1988 में मुझे हाईएस्ट ऑनर मिला था यूएसए में। ठीक। मुझे मिला था नेशनल एंडोनमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड। अच्छा। उस वक्त एशिया में से मैं वाहिद आर्टिस्ट था जिसको ये ऑनर मिला था। सही। और मैं जब वहाँ गया ना तो मुझे लोग यही पूछते थे कि आपके मुल्क तो हमसे कर्जा लेता है, तो आपको कैसे लगता है? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि हो सकता है हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने कहा मैंने आपके आर्टिस्टों की देखी है पेंटिंग्स जिन्होंने आपकी तारीख पे पेंट किया है, मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। आपकी तारीख पे पेंटिंग करके मेरे मुल्क की तरफ से मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन कर्जे का नहीं मुझे पता। लेकिन मैं पेंटिंग गिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने उनको ऑफ़र दी थी वाशिंगटन। अच्छा। मैंने कहा तो मैं पेंट कर देता हूँ आपकी पूरी तारीख जी, और आपको गिफ्ट कर देता हूँ।
मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। वाह। तो मेरा मतलब है कि मुझे पता होता है कि मुझे क्या बोलना था। लोग बात करते हैं कभी कभी हर किस्म की बात, जैसे मैं सोशल वर्क करता हूँ, जी वॉक्स पे चला जाता हूँ। सबसे लंबा वॉक मेरा 94 में था, कराची से पेशावर था। अच्छा और मैं हर रोज़ 30 किलोमीटर चलता था। अच्छा और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा चला हूँ, क्योंकि मैं सीधा नहीं गया था। सीधा जाओ तो 1800 या 2000 किलोमीटर होगा, लेकिन मैं हर गांव से होता हुआ घर घर जाता था, बाज़ार बाज़ार जाता था, लोगों की तकलीफ़ें देखने कि ये लोगों का क्या हाल है। वाह। फिर मैंने बहुत प्रपोजल भी दी है। मैंने कहा कि ये करोगे तो ये सारी जो गुर्बत है ना, ये सिर्फ ख़त्म नहीं होगी, जी वो खुश रह गए। क्योंकि गरीब लोग खुश नहीं होते हमारे मुल्क के। जी वो ख्वाब देखते कि शायद कोई ऊपर से मसीहा आएगा और हमें करेगा। तो मैं उनको कहता था ऐसा नहीं होगा, आपको खुद करना पड़े। तो मैंने उनको जो प्रोग्राम दिया था वो ये दिया था कि हर चीज़ मोबाइल होनी चाहिए। ठीक। ये मैंने 1995 में दिया था पूरा प्रोग्राम, अच्छा रीचिंग आउट टू द पीपल का, कि हर गांव में एक मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल स्कूल, मोबाइल अवेयरनेस प्रोग्राम, मोबाइल शॉप जिसके अंदर मेडिसिन मिल रही है, सब चीज़ मोबाइल हो जो इनके पास जाए। क्योंकि जब मैं पैदल चल के इन गरीबों के पास जाता था ना, गरीब लोगों के पास, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये बेचारे हमारे शहर में आते हैं, कभी वज़ीर को मिलने हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स को मिलने हैं, तो वो धक्के खाते रहते और बाहर बैठते। तो मैंने फिर कहा कि हमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग तकलीफ़ में, उनके पास खुद जाना चाहिए। हमें खुद उनकी ज़िंदगी चेंज करनी चाहिए, नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आए। बिल्कुल तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, रीचिंग आउट टू द पीपल। क्या बात है, बहुत उम्दा। और अभी आपसे और गुफ्तगू करनी है, लेकिन हमारी ये रिवायत है कि हम अब एक वक्फ़ा लेते हैं ताकि नाजरीन अपनी चाय तैयार कर लें, हमारी चाय भी तैयार हो जाए। तो आप ना भी पिएं, लेकिन मैं आपके साथ आपके आने की खुशी में आज 2 बार चाय पी लूँगा। आप मेरे से की भी पी लें। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, जिमी इंजीनियर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। गुफ्तगू हो रही है जिमी इंजीनियर साहब से, और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ़ एक आर्टिस्ट नहीं है, इंसान दोस्त हैं, इंसान परवर शख्सियत हैं। तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान में ये ख़याल किया जाता है कि फ़नून लतीफ़ा की जितनी शाखें हैं 8-9, उनमें से मुसव्वरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे बेतहाशा कमाए जा सकते हैं और लोग कमाते भी हैं। तो आपके ख़्याल से अच्छा आर्टिस्ट जो है, क्या सिर्फ पैसे कमा लेना और मशहूर हो जाना ही से अच्छा होता है, या उसके आर्ट में दम होना चाहिए? और वो आर्ट में दम कैसे होगा? जी, बहुत सारी मिथ्स भी है। अच्छा। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसे ही फ्लोट की जाती है कि आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक हमारे 90% आर्टिस्ट पैसे बनाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर। अच्छा। बहुत थोड़े बनाते होंगे। अच्छा। क्योंकि उनके आर्ट की वैल्यू बहुत थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है उनकी। वैल्यू कैसे लगाई जाती है? वैल्यू तो नाम के साथ होता है। अच्छा। वो तो बड़ा सिंपल है। एक जो फेमस ऑथर होगा तो उसकी किताब की कीमत भी ज़्यादा होगी, उसको पैसे ही मिलेंगे। एक सिंगर अच्छा होगा बहुत ज़्यादा, उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। एक सिंगर अननोन होगा, आवाज़ उसकी उससे भी बेहतर होगी, फिर भी वो नहीं कमा सकता सही इतना पैसा। ठीक तो है। ये तो एक मुसव्वरी में भी यही है। मुसव्वरी में भी यही चीज़ है। लेकिन कमाते कम है, आप ये कह रहे हैं 90% लोग इतना नहीं कमाते। आर्टिस्ट नहीं कमाते ज़्यादा पैसे, इसलिए कि उनकी पेंटिंग की वैल्यू उतनी नहीं होती ना। ठीक। जिसकी हज़ारों में होगी तो वो क्या कमाएगा? ठीक। कोई जिसकी लाखों में होगी तो वो कमाएगा। बिल्कुल। तो फिर 90% तो नहीं कमा रहे, लाखों में नहीं कमा रहे, तो हज़ारों में कमा रहे हैं। और वो डिपेंड करता है कि क्या है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में लोग 90% खरीदते होंगे जिनको आर्ट का पता ही नहीं है। ठीक। कोई पर्दे के साथ मैच कर रहा है, कोई सोफे के साथ,
کوئی کارپیٹ کے ساتھ کوئی نیا گھر بنایا تو وہ لے رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں خرید رہا کہ اس کی کوئی ویلیو ہے، وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ وہ ڈیکوریشن پیس بنے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں کہ وہ جب گیسٹ کو بلائے گئے تو ان کو دکھائے گئے کہ ہمارے پاس یہ آرٹ کلیکشن ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ سمجھتے آرٹ کو، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے آرٹ کو بہت زیادہ، سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ کو پتہ نا کہ جو بہت ہی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ درویش لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہی، لیکن وہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کیٹیگریز ہے۔ تو اس میں جو ریالٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کا نام ہوگا بہت زیادہ آرٹسٹ کا، وہ ضرور کمائے گا بہت پیسے، کیونکہ وہ جو مانگے گا لوگ دے دیں گے، کیونکہ لوگوں کو شوق ہے کہ اس کا آرٹ لگنا چاہیے۔ لیکن میں نے کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا، حالانکہ میری پینٹنگ ہو سکتی ہے کہ زندہ یا ڈیڈ آرٹسٹ میں سب سے مہنگی ہوگی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، کیونکہ میں جو آتے ہیں وہ میں دے دیتا ہوں، اپنے اوپر نہیں کھائی۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے گھر کا کرایہ 1300 روپے ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں 30 سال سے۔ میں ڈیفینس میں یا دوسری جگہوں میں کئی بنگلے خرید سکتا تھا، لیکن میری ضرورت نہیں وہ، اور آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی، میں وہ 2 کمرے کے گھر میں یا ویسے مطمئن ہوں جہاں رہ رہا ہوں۔ اس کا شروع میں کرایہ 450 روپے تھے، اب وہ 1300 ہو گیا 30 سال کے بعد تقریباً۔ تو میں اس میں مطمئن ہوں، میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑے عالی شان اور بہت خوبصورت گاڑیوں میں پھرتا رہوں، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں کوئی بھی چیز، ویسے کہ لوگ آپ کو عزت نہیں کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے، لوگ عزت کرتے ہیں آپ کے ذہن کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے۔ صحیح۔ اور ایز این آرٹسٹ بھی میرا بہت مختلف کام ہے۔ کام یہ ہے کہ میں ہر قسم کی چیز پینٹ کرتا ہوں۔ میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ کی فارم آف آرٹ کیا ہے؟ جی، ہر قسم کی چیز میں پینٹ کرتا ہوں، لیکن ان کا لیول ایک برقرار رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں اسٹل لائف پینٹ کروں گا تو میرا کوالٹی کم ہوگی، اور سی اسکیپ کروں گا کوالٹی میری وہی رہتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے سارے چیزیں پینٹ کرتے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں شاگرد ہوں، اور وہ بھی میں المصور کا ہوں۔ سب سے بڑے جو آرٹسٹ ہیں ان کا میں شاگرد ہوں، میں کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوں، میں المصور کا شاگرد ہوں۔ تو میں استاد تو بن نہیں سکتا، میں تو ایک بہت بڑے ماسٹر کا شاگرد ہوں، تو میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ کیا بات، ابھی بھی میں لرن کر رہا ہوں پینٹنگ کرنا۔ حالانکہ میری سینکڑوں نمائشیں باہر ہو چکی ہر جگہ، اور جہاں میں نہیں بھی جاتا ہوں وہاں بھی نمائشیں میری پرنٹوں کی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں میری نمائشیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ پروموٹ پاکستان کو کرتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف ایکسیلنس اچیو کرنا امپورٹنٹ ہے آرٹسٹ کے لیے۔ مجھے ینگسٹرز پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کام ہے، میں کہتا ہوں کہ کم از کم 12 گھنٹے تو کام کرو، 16 گھنٹے تو کام کرو، محنت کرو، تو کیوں نہیں بنو گے؟ کوئی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اسپیشل اسکل سے یا یہ سے، لیکن جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا ہماری پینٹنگ میں، تو مجھے کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ کس چیز کی کمی ہوتی تھی؟ کہ تاریخ پہ کام نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں پرائڈ نہیں لیتے ہیں، کوئی ویسٹرنائز قسم کی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تو میں نے 74 میں سوچا کہ میں تحریک پاکستان کی سیریز بناؤں گا۔ اس کی وجہ تھی مجھے خواب میں سینز آتے تھے، حالانکہ میں پیدا نہیں ہوا 1947 میں تو 54 میں پیدا ہوا، تو مجھے خواب آتے تھے، خون ٹپک رہا ہے، چلتی ہوئی ٹرینیں۔ اب میں نے یہ پڑھا بھی نہیں تھا، نہ میں نے کہیں دیکھا تھا، تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے ساری چیزیں کیوں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے ہر روز یہ آ رہا ہے خوابوں میں، تو انہوں نے کہا کہ قدرت تمہیں تیار کر رہا ہے کہ تم وہ جو بے نام لوگ تھے نا ان کی آنر میں پینٹ کرو پینٹنگ۔ تو میں نے اپنے سسٹم سے نکالنے کے لیے 1974-75 سے شروع کی پارٹیشن کی، اور لگاتار کرتا رہا۔ کتنا کیا آپ نے یہ کام؟ سیریز پوری کتنی پینٹنگز پر مشتمل ہے؟ میں نے 7-8 سے زیادہ کی ہے، اور بہت بڑی بڑی ہیں جی، کچھ بڑی ہے کچھ چھوٹی ہے، لیکن اس میں قسم قسم کی تھی۔ میں نے کچھ مرد عورت اور بچوں کی
रिस्पेक्ट में पेंट किया, कुछ रेफ्यूजी रख के नीचे थके हुए, फिर एक बर्निंग ट्रेन थी, फिर एक लास्ट बर्निंग ट्रेन थी। तो इस तरह के जो सीरीज थे, द मेमोरीज ऑफ पार्टीशन, क्योंकि मैं उन लोगों को ऑनर करने चाहता था। वो लीडरों को सब जानते थे जी, लेकिन जो बेचारे सारे मारे गए बेनाम, उनको कोई नहीं पूछता। तो मैं उनके ऑनर में मैंने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन सिर्फ पेंटिंग नहीं किया, मैंने फिर प्रोपेगेट भी करता था मैं सारी दुनिया में। अच्छा। फिर 2000 में अगस्त 14 को 4 डाक की टिकट भी छपी है। अच्छा। मेरी पेंटिंग पे वो इस किताब में भी है। ठीक है। तो मैंने उसका पैगाम भी फैलाया। वाह। फिर मुझे एक दिन डॉक्टर जावेद इकबाल ने फ़ोन किया जी कि आप मेरे घर आए, मैं आपको कोई वालिद इलामा इकबाल, हमारे लेजेंडरी पोएट, नेशनल पोएट, उनके हवाले से कुछ बात करने चाहता। ठीक। मैं उनके घर चला गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा पेंट करे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा आज तक आर्टिस्ट कर नहीं सके, किसी ने एक सीन बनाया, किसी ने 2 सीन बनाया, लेकिन कर नहीं सके पूरे काम। तो मैंने कहा मैं पूरा कर दूंगा। तो उसने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाया, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि तुम ख्वाबों से पेंट करते हो पार्टीशन, तो आप ज़रूर मेरे फादर की कर सकोगे। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई जो इलामा इकबाल ने खुद लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जावेदनामा मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कोई आर्टिस्ट पेंट करे। उनकी ज़िंदगी में तो किसी ने नहीं किया, उनकी ज़िंदगी के बाद भी किसी ने नहीं किया। फिर वो लिखते हैं कि जावेदनामा सिर्फ एक मुसव्वर नहीं पेंट करेगा, वो शख्स पेंट करेगा जिसमें इल्म इलाही होगी। वो कह रहे, फिर वो कह रहे हैं कि जो शख्स जावेदनामा पेंट करेगा उसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। ये सारी बातें इलामा इकबाल ने लिखी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बताई। तो मुझे ये नहीं अट्रैक्ट की, वो बातों से नहीं अट्रैक्ट हुआ, लेकिन मैं इस चीज़ से अट्रैक्ट हुआ कि मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो फिर मैंने वो शुरू किया 81 में और 82 में कंप्लीट कर ली। वाह। मैंने पूरी कर दी, जिसको बाहर के टेलीविज़न नेटवर्क ने भी कवर किया। बाहर के जो एन मेरी शिमिल थी वो आई थी, दूसरे पोएट आए थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, उन्हें देखा वगैरह कर, तो मैंने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या बात। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तहरीक पाकिस्तान पे काम किया, इलामा इकबाल का जावेदनामा काम किया, मैंने वॉर एंड टेररिज्म पे भी किया, आर्किटेक्चर किया जी। और इस किताब में है जावेदनामा। ठीक। तो ये जो किताब है हमारे सामने रखी हुई, ये अभी आप नाजरीन देख सकते होंगे सामने स्क्रीन पर। तो इसमें आपके सारे काम की डिटेल है? सारे काम नहीं है इसमें, कुछ काम की सारे काम तो बहुत है, हज़ारों में। अच्छा। ड्राइंग्स भी और पेंटिंग भी और एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया। अच्छा, सही। लेकिन ये है कि इसमें आइडिया आ जाता है। ठीक है। सारा काम करेंगे तो वो सफ़े 1000-1200 हो गए, वो तो किताब उठाना ही मुश्किल है। सही बात है। नहीं बिल्कुल ठीक है। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को नाजरीन यहीं से शुरू करते हैं। ख्वाबों के ज़रिए हिजरत को किसने मुतसव्विर किया? जिम्मी साहब ने किया। हमारी खुशनसीबी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अभी हाज़िरी होती है। गुफ्तगू हो रही है जिम्मी इंजीनियर साहब से। अच्छा, आपने एक पीस वॉक जो है की, जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आपने दिल्ली तक जाना था और वाजपेयी साहब ने आपको वहाँ रिसीव करना था, और वो शर्ट भी आपने एक ख़ास जो पहनी थी, और आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि वो शर्ट जो है चाइना के एक म्यूज़ियम में रखी गई है, पीस म्यूज़ियम में। तो ये वॉक की क्या यादें हैं, ज़रा बताइएगा। एक्चुअली मैंने ना वॉक कल्चर इस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान में फॉर नोबल कॉजेज। एक तो ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं जी, रौला करते रहते हैं वॉक्स वगैरह, वो नहीं। मैंने सिर्फ प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉक्स की है मैंने।
तो उसमें से 2 वॉक्स मेरी बहुत नुमाया थी, एक 1994 की पेशावर जो मैं कराची से पेशावर चला था, और एक ये जो मैंने चलना था इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली। ठीक है। तो मेरे स्पॉन्सर इंडिया में ट्राइकॉन कंपनी थी और यहाँ पिज़्ज़ा हट था। ठीक है। उसका ये हुआ कि जनवरी में मुझे लगा जैसे 2001 में ना जंग होने वाली है। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान। अच्छा। हालांकि कोई नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि जंग होने वाली है। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही कोई मीडिया वाला आया था, तो मैंने उससे कहा कि मैं पीस वॉक करूंगा, लेकिन नवंबर में करूंगा। अच्छा। तो फिर मार्च में ना मेरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। तो मैंने फिर उनको वर्दी दिखाई मेरी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग था। ठीक है। छाती पे। तो उन्होंने कहा ये पहन के चलोगे तुम मुल्क के अंदर से? मैंने कहा मैं बिल्कुल चलूँगा। जब मैं पीस की बात करूँगा तो जिस मुल्क के दरमियान करूँगा तो मैं उसका फ्लैग नहीं पहनूंगा तो फ़ायदा क्या। और फिर उसका सिल्वर एम्बॉस्ड हुआ था पीस नीचे, ठीक। और वो बहुत खूबसूरत वर्दी थी जो मैं डिज़ाइन की थी। तो उनको मैंने दिखाया। फिर 11 सितंबर आ गया। अच्छा। जो वो हुआ सारा कुछ ना। हाँ। तो उन्होंने कहा शायद ख्वाब में आपने अफगानिस्तान देखा होगा। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने इंडिया ही देखा था। अच्छा। लेकिन फिर अक्टूबर में ना पहली धमकियां आई थी, दोनों तरफ से आ रहे थे, और मुझे पता था कि नवंबर तक अरूज पे पहुंच जाएगा ये। अच्छा। तो मैंने उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उनको मैंने एक लेटर लिखा था कि मुझे परमिशन देना कि मैंने चलना है इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली चलना है। और सारा अरेंजमेंट हो गया था, पोस्टर्स भी बने थे जो इंडिया में भी लगे थे, यहाँ भी लगे थे। और उन्होंने कहा था सिक्योरिटी। मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये जो फ्लैग तो उन्हें लगाया। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अमन के लिए चल रहा हो तो मुझे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत। सही बात। तो मैंने फिर इस्लामाबाद से शुरू किया। मैरियट इस्लामाबाद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। वहाँ आशवानी साहब भी थे, पिज़्ज़ा हट के ओनर भी थे, मंजर रियाज साहब, सारे मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ हो गई। मैं सीधा वहाँ से चल के ना पिंडी चला गया इस्लामाबाद से। पीसी होटल में चला गया, क्योंकि आशवानी साहब ने कहा रात यहाँ गुजार लेना, फिर तो तू सड़कों पे ही होगा। हाय हाय। तो मैं वो फ्लैग पहन रहा था ना, तो सारों की नज़रें वहीं पड़ती थी पहले वो फ्लैगों पे। यानी जो फॉरेन मीडिया भी थे ना, वो पहले तस्वीर वो फ्लैग की खींचते थे। तो अब मैंने जाना था, लेकिन हालात ख़राब होते गए। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो एक्चुअली हालात इतने ख़राब हो गए कि ऐसे लगता था जंग हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे सड़क पे लोग आके पूछते थे जंग होगी? मैं कहा नहीं, जंग नहीं होगी। और मैं फिर बाद में सोचता था, ना मेरा कोई आर्मी का बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई वो है, लेकिन मैं बताई जा रहा हूँ लोगों को जंग नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या करते थे लोग? गाड़ी से उतरते थे और अपने न्यू बॉर्न बेबी ना मुझे पकड़ाते थे गोद में। अच्छा। और वो 2 झंडों के साथ ना तस्वीरें खींचते थे। हाय हाय। अब मेरे रोज़ ना इंटरव्यू जा रहे थे, वो ब्रिटिश रेडियो और जर्मन और तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे वो वहाँ इंडिया के लिए। अच्छा। तो उनको बड़ी उलझन हो रही थी वहाँ। अच्छा। कि हम जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये अमन की बात कर रहा है। अच्छा। तो ये बड़ा एक क्लैश था। अच्छा। लेकिन मैं चलता चलता गया ना, हालात ख़राब होते गए। और जब मैं लाहौर पहुंचा तो ईद आ गई थी। तो रावी ब्रिज के इस तरफ एक पेट्रोल पंप था, उसके ओनर ने कहा कि मेरे साथ गुजार लो 2-3 दिन, क्योंकि मीडिया वालों ने कहा कि जब आप रिवर रावी क्रॉस करोगे तो हम आपका शॉट बनाए चाहते हैं। और फिर मैंने दाता दरबार जाना था, तो मैं 3 दिन वहाँ गुजार लिए। ठीक। फिर मैं जब हुआ तो सारा मीडिया एक तरफ और मैं चल के जा रहा हूँ, स्लो मोशन में वो ले रहे, और दाता दरबार गया। फिर वहाँ से सीधा मैं बॉर्डर चल के गया। यानी कि कम से कम 35-37 किलोमीटर चला हूँ उस दिन मैं पहुँच गया। वहाँ रेंजर भी तैयार थे मेरे इस्तकबाल के लिए। मेरे ऑनर में उन्होंने वो जो करते हैं रूटीन में करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे खड़ा करके वो कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, लंच भी रखा मेरा साथ। मेरे से गिफ्ट भी ले ली, एक पार्टीशन की पेंटिंग, वो जो प्रिंट है वो बॉर्डर पे लगा हुआ है, बैक लाइटेड ट्रांसपेरेंट। तो मैंने वहाँ गिफ्ट भी दे दी। मैंने वो जो कंपनी थी उसको कहा कि वो भेज देना, वो उनको गिफ्ट दे दो। ठीक।
अच्छा वो हो गया सारा। ठीक। अब गेट भी खुले थे, हालात बहुत ख़राब थे, डिप्लोमेटिक कोई नहीं थे ताल्लुकात। ठीक। हमारे एम्बेसडर वगैरह भी आ चुके थे वहाँ से, हमारे नीचे कुछ नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ मौजूद था, सब कुछ था वहाँ। वो तैयार थे कि ये क्रॉस करेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ फलाना बनाएंगे ये। फिर मैंने रेंजर ने कहा कि आप समझदार हो, हम आपको कोई मशवरा नहीं देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो। क्योंकि हम रोज़ आपको देख रहे थे कि आप अमन की बात कर रहे थे और चल के आ रहे थे। मैं फिर लाइन पे बैठ गया। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान की लाइन पे बैठ गया। अब मैंने सोचा ये कह रहे ब्रेकिंग न्यूज़, हीरो फलाना, मुझे क्या करना चाहिए। मैं 5 मिनट सोचा, ठीक। मैं उठा, फिर मैंने कहा मैं यहाँ वॉक ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा ये सारे मायूस हो गए। अच्छा। वो कहते ये क्या किया आपने। मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने कहा आज आप मुझे यहाँ हीरो बनाओगे, कल जब इंडिया मुझे बाहर निकालेगा तो फिर आप खुद ही आओगे और कहोगे कि देखो पाकिस्तानी को बाहर। तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैं तो अमन से आया था यहाँ, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग, और मैंने आपका फ्लैग भी रखा था छाती पे, और आपके मुल्क में एक शख्स भी नहीं है जो हमारा झंडा कैरी करके हिम्मत करेगा चलने की। तो मैं मतलब इंडियन की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया, डायरेक्ट फीडबैक? डायरेक्ट फीडबैक कोई नहीं आया था, लेकिन वहाँ बेशुमार NGOs थे ना वहाँ उस वक्त, वो मुझे ज्वाइन करने चाहते थे। नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। नहीं अच्छी बात थी, लेकिन वो जंग की बात कर रहे थे। अच्छा, वो जंग की बात की, वो भी जंग की बात, और हम भी धमकियाँ दे रहे थे। अच्छा। यानी दोनों तरफ से आप उस जमाने के अखबार उठा लोगे तो आप देख लेना कि आप वहाँ जंग की बात हो नहीं, लेकिन अगर वो पीस वॉक आप कंटिन्यू करते तो शायद इंडियन आम लोग भी आपको सपोर्ट करते, नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं एंटर हो ही नहीं सकता था। इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर दिए थे। जब मैं वाघा बॉर्डर जा रहा था तो आखिरी समझौता ट्रेन मेरे सामने से गुजरी है। अच्छा। एंड दैट वाज द एंड। उसके बाद समझौता ट्रेन नहीं चली थी फॉर मैनी ईयर्स। तो मुझे पता था मैं क्रॉस तो कर लेता, उन्होंने खबर तो बना लेनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर से फिर बाहर निकालना था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी बेइज्जती आपको लगता था कि आपकी और मुल्क की बदनामी हो सकती है? होगी, 100% होती, क्योंकि जो मैं मैसेज लेके जा रहा था और जो उनकी सोच थी उसमें बहुत फ़र्क था। एनीवे, लेकिन मैंने ये कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने एक वो ड्रेस जो था वो गांधी फाउंडेशन की निर्मला देश पांडे थी जी, औरत जी, मैंने उनको एक दे दिया था। अच्छा। फिर मैं जब बीजिंग गया था तो पीस म्यूजियम ने मुझे कहा कि आप वो ड्रेस हमें भी दो। अच्छा। तो उनके पास वो ड्रेस पर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है। अच्छा। वो ड्रेस के बारे में। तो ये इस तरह काम मैंने किया इसलिए कि मुझे नज़र आया था कि जंग होगी। हालांकि लेकिन पीस दोनों मुल्कों की ज़रूरत तो है, ये दोनों तरफ को समझना पड़ेगा। नहीं, असल में आप देखने चाहो, मैंने वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसमें बहुत रेलेवेंट वर्ड यूज़ किए थे मैंने। अच्छा। उस वक्त मैंने कहा था कि 99% यहाँ के लोग और 99% वहाँ के लोग पीस चाहते हैं। वो 1% जो है ना वो नहीं चाहता। सपोज करो, ठीक, जो भी हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, ठीक, लेकिन मैंने ये बात जो की थी ना उस वक्त, वो कई मैंने पॉलिटिशियन के मुंह से भी सुनी है इंडिया के, ये बातें करते हुए। क्योंकि जब तक 100% नहीं मानेंगे ना दोनों तरफ से, तब नहीं, पीस नहीं हो सकती। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वहाँ के, वो रिलाई करते हैं कि हमारे साथ अग्रेसिव रह गए तो उनको वोट मिलेंगे। ठीक है, हमारे इतने अग्रेसिव नहीं है जी, क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है और हम चाहते तरक्की हो जी, हमें फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं है। उनको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं, वो बड़े साउंड है। लेकिन दोस्ती होगी तो हमारे लोग सफ़र नहीं करेंगे बल्कि ज़्यादा तरक्की होगी। बिल्कुल ठीक है जिमी साहब, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है और हमने ये तय किया हुआ है कि आपसे गुफ्तगू चूँकि ज़्यादा करनी है तो ये जो हिस्सा है प्रोग्राम का पहला पार्ट ये यहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आपकी इजाज़त से मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ और फिर दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। तो नाजरीन, आपने सुना, देखा, क्या शानदार बातें यहाँ की हैं जिमी इंजीनियर साहब ने। अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। पार्ट 1 से हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते में पार्ट 2 में आप जिमी साहब की और बहुत सारी बातें भी सुन सकेंगे और साथ साथ हम इनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछेंगे जो शायद ज़िंदगी में पहली बार
ہمیں جاننے کا موقع ملے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. حاضر ہوتے ہیں اگلے ہفتے کے پارٹ 2 میں اس امید کے ساتھ کہ اس گفتگو سے آپ نے بہت لطف اٹھایا ہوگا اور بہت کچھ آپ نے جانا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.